अगर हम डाटा की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया में लगभग 220 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 25% लोग वो हैं जो कि ग्रामीण एरिया गाँव में रहते हैं और 33 से 45% तक वो लोग हैं जो कि बड़े बड़े शहरों अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। देखिए, बीमारी एक बड़ी भयानक है। इसे भयानक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता। ज़्यादातर पेशेंट के अंदर इसके लक्षण नज़र नहीं आते, इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते। अगर हम 10 पेशेंट को देखें तो उसमें से सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर सिम्टम्स नज़र आएंगे। 8 पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा गया है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा गया है क्योंकि हम इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गई और कब इसने अपना सीवियर रूप ले लिया है। और जब ये सीवियर रूप ले लेती है तो हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मेजर ऑर्गन को अटैक करती है, जैसे कि हार्ट, किडनी और ब्रेन में स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। अगर हमें इस बीमारी के बारे में ज्ञान हो तो हम इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट फॉर नॉलेज। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, जिस प्रेशर के साथ ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करता है तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ बहेगा। जब हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड नॉर्मल के बजाय ज़्यादा प्रेशर के साथ बहने लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, नॉर्मल क्या होता है और हाई क्या होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी लिमिट है 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पहले ये था, लेकिन अब 2017 में अमेरिका के अंदर एक कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर है जिसने रिसर्च किया। उसके बाद उसने हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल कौन सा है? जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक से कम है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उसके बाद आता है एलिवेटेड। तो देखिए, एलिवेटेड कौन सा है? जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 120 to 129 यानी कि 120 से लेकर 129 तक सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है तो हम उसे कहेंगे एलिवेटेड हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? एलिवेटेड हाई ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड हाई ब्लड प्रेशर में हमें देखिए किसी भी मेडिकेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने से, हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये कंट्रोल में आ जाता है। अब देखिए, आगे हाइपरटेंशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। अब देखिए, स्टेज 1 हाइपरटेंशन कौन सा होता है? जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 130 to 139 यानी कि 130 से 139 तक सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक कितना है? 80 से 89, 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर डायस्टोलिक है तो हम उसे कहेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। वहीं पे अब स्टेज 2 हाइपरटेंशन कौन सी है? जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है या फिर इससे ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसमें हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकेशंस पे ही हमें ट्रीट होना पड़ता है। अब देखिए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है? जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक है और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक है। 180/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर किसी का ब्लड प्रेशर है या इससे भी ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये एक इमरजेंसी है। इसमें पेशेंट को या फिर कोई भी पर्सन अगर किसी को इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं इसके। अब देखिए, बात करते हैं हम इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। फैमिली हिस्ट्री। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अपने माँ बाप से सिर्फ अच्छे गुण मिलेंगे, आपकी शक्ल मैच करेंगे। कुछ बीमारियां भी हमें हमारे पूर्वजों की देन होती हैं। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फादर की फैमिली में किसी को है या आपकी मदर की फैमिली में किसी को है तो चांसेस है कि भैया आपको भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर हम दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पहले पूछते हैं कि आपकी फैमिली में है किसी को, तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। एज ओल्डर देन 55, अगर आप बूढ़े हैं, अगर आपकी एज 50-55 से ज़्यादा है तो आपको चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बुढ़ापे में हमें कोई पूछता नहीं है तो बीमारियाँ कहते हैं अरे तुम्हें कोई नहीं पूछा, चलो हम हैं ना, हम ही तुम्हें पूछ लेते हैं, तो बीमारियाँ लग जाती हैं। ओवरवेट, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हम ओबेसिटी के शिकार है तो भी हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के। अगर हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो भी हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो
हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम ज़्यादा सोडियम इंटेक करते हैं, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड बन चुका है जंक फूड खाने का, पिज़्ज़ा बर्गर सभी को अच्छे लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक, और इनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इंटेक जो है सोडियम का वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं, यानी तंबाकू जो यूज़ करते हैं, उन्हें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। या फिर कोई हैवी ड्रिंकर है, जैसे दिन में 2 या 4 ड्रिंक कर रहा है, 2 से ज़्यादा जो ड्रिंक कर रहा है मेल, उसको भी चांसेस हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। वहीं पे फीमेल अगर 1 ड्रिंक से ज़्यादा कर रही है तो उसे भी चांसेस हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। तो अब देखिए, हमने हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ के बारे में बात कर ली। अब हम इसके डायग्नोज के बारे में बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोज कैसे किया जाता है। देखिए, इसे डायग्नोज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाएं। अगर आपकी 1-2 रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही आप आगे इसको चेकअप करवाएं। फ्रिक्वेंटली इसका चेकअप करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपकी रीडिंग अगर एक बार ज़्यादा आ गई तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नहीं। इसकी लगातार कॉन्टीन्यूसली अगर रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो ही आप कहेंगे कि भाई हाँ, आपको हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए आप इसका रेगुलर चेकअप करवाना ज़रूरी है, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये तो हो गया डायग्नोज। इसके अलावा भी दूसरे डायग्नोसिस होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। 2 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसको डायग्नोज करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, CBC, LFT, KFT, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है ताकि हम पता कर सके कि किसी डिजीज़ के रिलेटेड तो हमें हाइपरटेंशन नहीं है, जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे कि मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उन्हें क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसमें हमें एक्चुअल कोज का पता ही नहीं होता कि किस कारण से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। उसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें हमें कारण का पता ही नहीं होता, क्या पता स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, क्या पता किस वजह से हो रहा है, क्या पता हमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो रहा है, किस वजह से हमें हाइपरटेंशन है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है, आपको पहले कोई ना कोई बीमारी होती है या फिर किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। जैसे बीमारी का आपको थायराइड की है डिजीज़ आप कह सकते हैं, या फिर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं, उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। या फिर आपको कोई किडनी की डिजीज़ है, उसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखिए, हमने इसकी टाइप्स की भी बात कर ली। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ही नज़र आती हैं जब ये कॉम्प्लिकेशन लेवल तक पहुँच जाता है। तो अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हेडेक, सर भारी भारी रहेगा, हेडेक, धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, यानी कि ब्लड विजन हो जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन स्टेज आती है तो किसी किसी को कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा अंधा भी हो जाता है, उसकी आंखें चली जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसके अलावा फटीग क्यों होगी, क्योंकि हमारा हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, उसकी वजह से होगी हमें फटीग। उसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, पसीने आना हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है किसी किसी को, और विजन प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। कभी कभी हमारी आंखों में ब्लड स्पॉट्स दिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आंखों की छोटी छोटी जो माइन्यूट बोल सकते हैं आप, जो टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से हमें ब्लड स्पॉट देखने को भी मिलता है आई में। ऐसे ही कभी कभी जो हमारी नोज़ होता है, जो हमारा नाक होता है, उसकी जो टीनी ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलते हैं। अगर यही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में रप्चर होते हैं तो हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है, और किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर के दौरान, तो ये सब देखने को मिलता है। कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो सकता है कि भाई आपके हार्ट कहेगा कि भाई मैंने तो बहुत काम कर लिया, बस इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, तो हार्ट क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, तो क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो यही सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। चेस्ट पेन भी हो सकता है किसी किसी में, और किसी किसी में लंग्स के अंदर भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। अब बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले आएगा लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमें वो छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी और डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें डेली कम से कम आध घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी होगी, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को फिट रख सकेंगे।
अब देखिए हार्ट के लिए एक हंसना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए रोज़ हंसना भी एक हमारे हार्ट के लिए एक दवाई की तरह काम करता है। तो आप प्लीज़ स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए। और अगला मैनेज कैसे कर सकते हैं हम इसको, स्मोकिंग ना करके। से नो टू स्मोक एंड नो टू ड्रिंक, ना ही स्मोक करना है ना ही ड्रिंक करना है, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। और हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट में आपको सोडियम कम लेना है, अल्कोहल से दूर रहना है, स्मोकिंग से दूर रहना है और रिफाइंड शुगर से दूर रहना है, क्योंकि आजकल रिफाइंड शुगर के भी वैसे ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जैसे कि स्मोकिंग के। तो रिफाइंड शुगर जैसी दूर रहना है। और हमें क्या करना है, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, यानी कि जो ओबेज पीपल हैं जिनका BMI 25 से ज़्यादा है वो ओबेसिटी के अंदर आते हैं। तो हमें अपना BMI और अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि लोग स्ट्रेस कम करने के लिए वैकेशन पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वैकेशन के बजाय मेडिटेशन करना आपके स्ट्रेस को जल्दी कम करता है। रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाएं और देखते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। और अपना आंखों का चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कभी कभी ब्लड स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो कभी कभी स्वेलिंग और ब्लीडिंग देखने को मिलती है हमें आंखों में, तो अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाएं। यूरिन का भी चेकअप करवाएं, क्योंकि कई बार यूरिन के अंदर भी ब्लड देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर के दौरान। और अपना अच्छा खाना खाएं, वो खाना खाएं जिसमें कि फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा है और सोडियम कम है। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, ये जो सब डॉक्टर के लेवल का है, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हो गए, एग्जाम्पल एनलप्रिल, कैप्टोप्रिल। वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए जैसे निफोडिपिन, एम्लोडिपिन, डिल्टिज़ैम। डायरेटिक हो गए जैसे लैसिक्स इंजेक्शन जो कॉमनली यूज़ होता है, फ्रूजेमाइड, क्लोरोथाइजामाइड, वही बीटा ब्लॉकर्स एटसेट्रा। तो यही है मैनेजमेंट। तो मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी स्माइलिंग, बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर